हमारी कंट्री ने किया, भाई यूरोप ने किया, अमेरिका ने किया, कनाडा ने किया, ऑस्ट्रेलिया ने किया, सब जगह लॉकडाउन लगाया गया। हमारे यहाँ 500 की से भी कम संख्या थी। दुनिया में इसकी संख्या जो थी वो बहुत बड़ी थी। इटली में ज़्यादा थी, स्पेन में ज़्यादा थी, अमेरिका में ज़्यादा थी। और उन लोगों ने इस लॉकडाउन के दौरान जहाँ इस महामारी पे कंट्रोल किया, जहाँ इसको ज़्यादा सैंपलिंग, ज़्यादा लोगों को एजुकेट किया, उनकी तो संख्या पहले से कम हो गई। वहाँ तो ये कंट्रोल हो गया। वहाँ तो वैसा भी हो गया कि एक कंट्री दूसरे कंट्री की आज इस तरह से मदद कर रही है कि जैसे जर्मनी में आज ना के बराबर जब केस बचे तो उन्होंने इटली से, स्पेन से, वहाँ से बुलाना शुरू कर दिया कि तुम अपने मरीज हमें दे दो, हम ठीक करके देंगे। और हमारी कंट्री में वो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और बारी बारी से हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने इकोनॉमी की बात की। जहाँ हमारी जीडीपी गिरी, इकोनॉमी गिरी, वहाँ हमने तो मरीजों की संख्या बढ़ा दी। हमें इस लॉकडाउन में जो फायदा मिलना चाहिए था, उस फायदे की बजाय हमारा बड़ा नुकसान हुआ। ये नुकसान किसी और ने नहीं किया। इस नुकसान की जिम्मेवार तो सरकार है। हमारे हरियाणा में बड़े लिमिटेड से केस थे। आज संख्या बढ़ रही है तो हम ब्लेम करते हैं कि कोई दिल्ली से आ गया, कोई गुड़गांव से आ गया। ये बीमारी कौन लेके आया था? ये बीमारी तो चाइना से चल करके आई। हम दिल्ली और चंडीगढ़ से जाने वाले को ब्लेम क्यों करें? आज की तारीख में सरकार को जिस ढंग से इसको काबू करने की बजाय सरकार इसमें विफल हुई। हमने मुख्यमंत्री जी को पहली मीटिंग में खुल करके ये कहा था कि जो फैसला आप लोगे हम आपके उसमें तो उसकी मदद करेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन ठीक निर्णय करने की बजाय इस चीज को बढ़ावा दिया। आज उसका नुकसान है सबसे बड़ा कि हर आदमी अपने आप को इस बीमारी से सुरक्षित महसूस करता है। अगर पहले दिन से लॉकडाउन की बजाय इस महामारी से कैसे निपटा जाए उस पर चल जाते तो ज्यादा बेहतर था। सरसा का एक केस मैं आपको बताता हूँ। उसकी ऑडियो वीडियो काफी वायरल हो रही थी, आप लोगों ने देखी भी। 28 लोगों को एक दिन में इकट्ठा पकड़ के हॉस्पिटल में जाके बैठा दिया, जिसमें 2 लोग ऐसे थे जो अपने घर में जिस दिन से लॉकडाउन की घोषणा हुई उस दिन से लेकर के लगातार अपने घर के अंदर बंद रहे और बंद रहते थे। ज्यादा से ज्यादा अपने घर से अपने खेत में जाते थे। कोई आपस में विवाद हुआ कि पुलिस ने जहां उनकी बात को सुनना चाहिए था, सुनने की बजाय उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर ने दोनों को पॉजिटिव कर दिया। 28 लोग इसलिए पॉजिटिव किए गए उसके दिन कि उससे अगले दिन हमारा धरना था, लोगों की संख्या ना बढ़ जाए। इसके लिए प्रशासन ने इस तरह के हथकंडे भी अपनाए। तो जहाँ इस किस्म के हालात होंगे वहाँ आप मान के चलो इस जैसी महामारी से कोई नहीं बच पाएगा। इसके लिए और ज्यादा केवल एक वहाँ का केस नहीं है। मैंने अनेक लोगों से इस तरह की बात पूछी है कि जो कोरोना के पॉजिटिव लोग हैं उनको सही ढंग से खाना नहीं दिया जाता, उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, केवल फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं।
आप प्रदेश में मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं कि करीब 20,000 करोड़ रुपए का इस 3 महीने में राजस्व घटा हुआ है लोन लेने की बात। इसका मतलब तो ये हुआ कि कोरोना की आड़ के अंदर किसान को लूट लिया, व्यापारी का व्यापार खत्म कर दिया। इस कोरोना की आड़ के अंदर हजारों करोड़ रुपया नहीं कर्जी भी नहीं करते, लाखों लोगों की गाड़ी तुम पसीने की कमाई को खाने का काम। मुख्यमंत्री जी को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए इस बात के ऊपर कि इस कोरोना की महामारी में कितना पैसा सरकार का खर्च हुआ है और किस किस मद में ये पैसा खर्च किया गया, ये बताना चाहिए। जहाँ किसान को लूट लिया, बर्बाद कर दिया, आज भी वो लूट ज्यों की ज्यों जारी है। आज भी चने की खरीदी हो, आज भी सरसों का 20,000 किसान ऐसा है जिसकी सरसों अपने घर में पड़ी है। कागजों में दिखा दिया हमने कि उनकी 100% पेमेंट कर दी। आज भी लोग, मैंने एक चीज मुख्यमंत्री जी से पूछी थी कि आपने पूरे प्रदेश के अंदर रजिस्ट्रेशन का सिस्टम लागू किया कि हर किसान अपनी फसल का ब्यौरा हमें देगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा। आपके यहाँ 75 लाख मैट्रिक टन गेहूं हुई है यहाँ, वो आपने खरीद ली, उसकी आपने पेमेंट नहीं करी होती और 20 लाख आप लेने जा रहे हैं जो राजस्थान से आएगी, पंजाब से उत्तर प्रदेश से आएगी। क्या उन लोगों ने भी कहीं रजिस्ट्रेशन करा दिया? क्या वो भी कहीं ऑनलाइन अप्लाई कर रहे? क्या उनको भी आपने कोई? इस बात का कोई जवाब नहीं। मतलब केवल हरियाणा का किसान कैसे परेशान किया जाए उसके लिए सरकार रोज नई योजना बनाने का काम करती है। जहाँ पहले किसान को रजिस्ट्रेशन के नाम पे परेशान किया, आने वाले समय में एक और बड़ी परेशानी किसान के सामने आई। अब जो इन्होंने ओपन मार्केट कर दी कि कोई किसान कहीं जाकर के अपनी फसल बेच सके। आज भी पानीपत का, करनाल का किसान जिसने उत्तर प्रदेश में अपना गन्ना डाला, उसका सैकड़ों करोड़ रुपया बकाया उत्तर प्रदेश में पड़ा है। उन मिल के मालिकों ने उनसे ये कह दिया कि जिस दिन हमारे पास पैसा आएगा हम आपको। यही हालत आने वाले टाइम में आपकी धान में हो जाएगी, यही हालत आपकी आने वाले टाइम में और दूसरी फसलों में होगी। एमएसपी से कैसे बचा जाए इसके लिए सरकार ने ये निर्णय लिया। अदरवाइज होना ये चाहिए कि जो एमएसपी सरकार निर्धारित कर रही है, हर स्टेट के अंदर हर किसान की फसल ही सरकार उस स्टेट के ऊपर खरीदे और उसको समय पे उसका भुगतान करे। मैंने आपसे पिछली जब हमारी मुलाकात हुई, कुछ लोग हताश जो है वो बारी बारी से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे जब मौका मिलता है कोई ना कोई कटाक्ष करते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो सिमट जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये भी कहते हैं कि कोई नाम लेवा भी नहीं बचेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। इस पार्टी का जो लीडर था उसने विचारधाराएं लोगों तक ऐसे लोगों को अपने साथ लगाया। एक वक्त था चौधरी देवलाल जिन्होंने इस पार्टी की स्थापना की, वो 3 जगह से चुनाव आ रहे थे। पहला चुनाव आ रहे थे आदमपुर और शाम, फिर राज्यसभा का चुनाव। उनका
विश्वास उठ गया था राजनीति में। और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि मैंने राजनीति नहीं करनी, घर चले गए, जाकर के फार्म पे बैठ गए। और जब 74 का चुनाव आया, बाई इलेक्शन रोड़ी का, तो सरदार प्रकाश सिंह बादल, मनराम बागड़ी, दोस्तों करके उनके दोस्त मित्र जो पॉलिटिक्स में थे, वो उनके पास गए। उन्होंने कहा कि आपके बिना हरियाणा आगे नहीं बढ़ सकता। वो उनको लेकर के आए थे। उन्होंने फिर वो चुनाव 19,000 वोटों से इंडिपेंडेंट जीता। और उसके बाद 1977 में देश का सिनेरियो चेंज हो गया था। वही चौधरी देवलाल जो घर बैठ गए थे 1977 में चीफ मिनिस्टर बने। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भी उन्हीं का लगाया हुआ पौधा है, उनकी विचारधारा है। कुछ लोगों ने इसको अपनी विचारधारा बढ़ा कर गुमराह किया, लेकिन आज वो कहीं हताश है। आज चौधरी देवलाल की विचारधाराओं में फिर लोगों ने अपना विश्वास व्यक्त करना शुरू कर दिया, जो किसी वजह से हमसे अलग हुए थे, जो कहीं किसी गलतफहमी का शिकार होकर के दूसरी पार्टी के साथ जुड़ करके उनके ये काम कर रहे हैं। आहिस्ता 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 वो लोग हमारी पार्टी से जुड़ना शुरू हुए। कल ही 2 लोगों ने जो जेजेपी, एक तो श्रमिक प्रकोष्ठ का जो प्रदेश का संयोजक है राजीव सांगरी, और एक कृष्ण फौजी है जो उनका सैनिक प्रकोष्ठ का सीनियर उपाध्यक्ष है उनका प्रदेश में। उनके साथ अनेक जिलों के जो थे, श्रमिक प्रकोष्ठ के भी और इसके आपके सैनिक प्रकोष्ठ के भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने भी पार्टी ज्वाइन करने का काम किया। आज नरेश शर्मा जी जो पूर्व में हमारे साथी रहे हैं, विधानसभा के सदस्य रहे हैं, 2 बार लगातार चुन करके आए। इनके जो फादर थे, ग्रैंडफादर थे, वो भी हमेशा चौधरी देवीलाल की नीतियों में भरोसा रखते थे, चौधरी देवीलाल के लिए काम करते थे। इनके फादर तो हमारे किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी रहे। इन्होंने सारे हालात जब प्रदेश के देखे, आज इन्होंने भी ये निर्णय किया है कि मैं फिर से अपनी उसी घर में वापसी करूँगा जिस घर से मेरे परिवार का पीढ़ियों का लगाव है। आज फिर चौधरी देवलाल की विचारधारा में अपना विश्वास व्यक्त कर, आज जहाँ आप विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, वहीं इसके साथ साथ गोरक्षक शिवसेना से जुड़े हुए लोग और बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा नवीन दलाल, वो भी आज अपने सैकड़ों साथियों के साथ हमारे साथ शामिल हो गए। और मैं आपको बहुत जल्द फिर निमंत्रण देकर के बताऊंगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत सारे ऐसे साथी और भी जिनसे मेरी बातचीत चल रही है, बहुत जल्द इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन करेंगे। और आप स्वयं देखोगे कि हम अगले 2 महीने में आपकी कलम से लिखने में आपको भी मजबूर करवा देंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सही मायने में विपक्ष है, और सही मायने में अगर इस प्रदेश के अंदर आने वाले समय में फिर लोगों का विश्वास को जीतने का काम करें, उस पार्टी का नाम भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हो। हर हालत में इस तरह के हालात पैदा होंगे और बहुत सारे लोग बहुत जल्दी घर वापसी करेंगे। बहुत सारे नए साथी भी हमारे साथ आएंगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, में शामिल होंगे। अब तो मैं आपके सामने ही शर्मा जी को पार्टी में शामिल करता हूँ और शर्मा जी को जिम्मेदारी और भी देते हैं। ये स्पोक्समैन बड़े अच्छे हैं, हम इनको अपना स्टेट का स्पोक्समैन भी नियुक्त करते हैं।
ये युवा के प्रदेश का शिवसेना का अध्यक्ष है और बहादुरगढ़ से उम्मीदवार भी रहा है इनकी शिवसेना से। बहुत स्वागत है। तो शर्मा जी से आपने कुछ सवाल पूछना है तो आपसे पूछना जी। मेरे से तो रोज ही पूछते हो। चोटला साहब, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से, सोनीपत के इलाके से आपका हमेशा से लगाव रहा है। सोनीपत में तो भी देवलाल एमपी रहे, चुनाव लड़े 2-3 बार। अब जो ये फेरबदल हुआ दूसरी पार्टी में जाने वाली बात जैसे है, तो मैं ये समझता हूँ कि लोकदल का काफ़ी नुकसान हुआ। काफ़ी मतलब लोग जो हैं जेजेपी में चले गए थे। अब वहाँ उपचुनाव होने जा रहा है। आप जरूर वहाँ फोकस कर रहे होंगे, तो वहाँ उस जिले से लेके कोई प्रगति है? जो उपचुनाव होगा जी, उपचुनाव के जब नतीजे आएंगे तब आप समझ पाओगे। मैं जो बता रहा था आपको कि आपकी कलम लिखने पे मजबूर हो जाएगी कि इंडियन नेशनल लोकल पार्टी ही विपक्ष है, और अगर इस जुगाड़ का कोई प्रदेश से छुटकारा करा सकता है तो उस पार्टी का नाम भी इंडियन नेशनल लोकल पार्टी है। मैं प्रदेश की सरकार को सरकार नहीं मानता, मैं तो इनको जुगाड़ मानता हूँ, और जुगाड़ ज्यादा दिन नहीं चला सकता। आप सिर्फ सोनीपत की बात क्यों करते हो? हमारी पार्टी तो पूरे प्रदेश के उपचुनाव आ गए इसलिए। नहीं जी, उपचुनाव है तो उपचुनाव हम लड़ेंगे, हम अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे और हम अपने उम्मीदवार के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। हमारी कुछ खबरें थी ना जी, वहाँ सोनीपत के कुछ लोग जो हैं जिनका रुझान बदला है। हाँ, बहुत लोग ज्वाइन करेंगे वहाँ भी हैं। कुछ सरपंचों ने पीछे ज्वाइन किया था, कुछ ब्लॉक समिति के मेंबरों ने ज्वाइन किया था। मुझे लोगों की तरफ फर्जी पोस्ट डालने की आदत नहीं है। तो धरातल पे काम करने वालों में से है। वैसे तो सब अमूमन नेता संपर्क में रहते ही हैं पार्टियों के। सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी के नेता आपके संपर्क में ज्वाइन कर रहे हैं? मेरे संपर्क में तो जेजेपी भी है, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है। किस स्तर के हैं सर? विधायक स्तर के भी सबसे हैं? ज्यादा कौन से? क्योंकि कई विधायक भी ये बताए जा रहे हैं जी नाराज हैं। आपकी वाली पार्टी में आपने विधानसभा में देखा नहीं था जब मैं बोल रहा था, मुझे स्पीकर बैठा रहा था, तो कांग्रेस के बहुत से विधायक, बीजेपी के विधायक, जेजेपी के विधायक खड़े हो गए थे और कह रहे थे हमारा समय अवैध सिंह को दे दो। वो सारे तो संपर्क है कि नहीं है? कह रहे थे सारे पिछले दिनों खबर सब चर्चा में थी। अब सारी बातें आज मैं आपको कैसे बता दूं? सर पिछले दिनों एक खबर चर्चा में थी कि चौधरी साहब ने, बड़े चौटाला साहब ने जो है वो अशोक तंवर को लेकर भी कहा कि ऐसे लोगों को पार्टी में आकर काम करना चाहिए। तो क्या आप प्रयास करेंगे या फिर कोई ऐसी बात चली हो? हम अच्छे लोगों का अपनी पार्टी में स्वागत करेंगे, हम अच्छे लोगों से संपर्क करेंगे, हम उनको ज्वाइन कराएंगे, हम उनको मान सम्मान देंगे, क्योंकि जो आदमी राजनीति में अच्छा होगा उसके ऊपर लोगों का विश्वास जमता है। तो अशोक तंवर को अच्छा मानते हैं जी? पूरा क्या किया था उसने, ये तो बताओ मुझे। घर वापसी के बारे में क्या कहेंगे सर? घर वापसी के बारे में घर वापसी इसकी करवाए अजय सिंह भी कर सका घर वापसी। अगर उसको चौटाला साहब की शर्म लिहाज है तो आ जाएगा, अगर उनकी शर्म लिहाज नहीं है उसको। प्रधान जी, कैसा महसूस कर रहे हो? घर वापसी के भी दरवाजे खुले हुए हैं। खुले कैसा महसूस कर रहे हो जी? आपने सर एक मिनट सर एक लास्ट सवाल है आपका इम्पोर्टेंट इनका बाद में लास्ट में करेंगे, अभी आपका कंटिन्यू। सोनाली फोगाट के और एक अधिकारी के मामले में सर आपका एक करनाल में बयान था, वो एग्जैक्ट क्या बयान था? क्योंकि ये कहा गया है कि अभय सिंह चौटाला ने सोनाली फोगाट का समर्थन किया, जबकि अधिकारी का और जो विवाद था उस पूरे मामले का क्या कहना चाहेंगे? मैंने उस वक्त भी एक बात कही थी कि मैं इस तरह के इश्यूज पे कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन उसके साथ साथ
जब उन साथियों ने फिर मुझे बारी बारी सवाल रिपीट किया तो मैंने उनसे कहा भाई जो भी कोई मंडी में बैठा व्यक्ति किसान की फसल को लूटता है, जो काम सोनाली ने किया होता वो काम किसान को पहले करना चाहिए। सरकार नाम की तो प्रदेश में चीज है ही नहीं। अगर सरकार नाम की चीज होती तो किसान को जो टोकन दे दिया जाता है वो फसल लेकर के मंडी में चला जाए तो फिर उसकी फसल की खरीद होनी चाहिए, ना कि उसकी फसल मंडी से वापस घर चली जाए। इस चने के इशू के ऊपर हिसार के अंदर इसी सेक्रेटरी ने एक बहुत बड़ी लूट मचा रखी। करोड़ों रुपए ये जो है किसान के फसल के खा गया और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इसका विरोध किया तो उनकी फसल खरीदने की बजाय वापस कर दी। ऐसे लोगों को सबक जरूर मिलना चाहिए। सरकार को भी ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये बात मैंने कल कही थी। मैंने देखा था कुछ चैनल्स के ऊपर भी कुछ इस तरह की खबर चल रही थी जैसे कोई मैं किसी के समर्थन में आकर के खड़ा हूँ। मैं सिर्फ एक ही चीज का समर्थन करता हूँ, जहाँ किसान के साथ नाजायज होती है, किसी कौम के साथ कोई नाजायज करता है, साथ जाकर के खड़ा देता हूँ, उनका समर्थन। सोनाली भी आपका समर्थन कर चुकी है पहले वीडियो। मेरा तो आप भी करते हो। समर्थन ना करते तो आप यहाँ थोड़े आते। करते हो कि नहीं करते हो मेरी बात का समर्थन? मीडिया वाले तो सारे जो जी इसके बाद अब ये चीज हो रही है कि एक तो मार्केट कमेटी जो लोग हैं आज उन्होंने रोष प्रदर्शन किया है, कुछ खापों ने भी इसका सपोर्ट किया है और कहा कि इस मामले में सोनाली फोगाट पर कार्रवाई सरकार करे। ये काम सरकार का है। होते हैं तो सरकार को ही इनके ऊपर फैसला लेना होता है। सरकार हमारी है ही नहीं यार, यहाँ तो गिरोह है दो अलग अलग जिनका काम केवल लूटना है। कोई दारू बेच के लूट रहा है, कोई धान में लूट रहा है, कोई चने में लूट रहा है, कोई सरसों में लूट रहा है। ये जो आप चने की जो की बात कर रहे हैं कि ये सेक्रेटरी ने ये पूरे हरियाणा में हो रहा है या खाली हिसार में हो रहा है? चने में जो घपला हो रहा है क्या? मेरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया है वो राजस्थान के बॉर्डर के लगता है, वहाँ चना होता है। और आजकल चना जिनके बाग हैं वो भी चना लगाते हैं। मैंने भी अपने बाग में सारे में चना लगाया। वो चना इसलिए लगाया जाता है कि जो पेड़ है उस पेड़ को नाइट्रोजन जो है उसकी बहुत जरूरत होती है और चने में सबसे ज़्यादा है। दूसरा उसका ये फायदा है, हम वो चना जो लगाते तो इसलिए भी नाइट्रोजन मिले, कल को उस चने की खाद उसी खेत के अंदर रह जाए। उसमें खराश है जिसकी वजह से खाद लगती है, इससे मिट्टी शुद्ध होती है, ठीक होती है। लेकिन अब की बात तो हमारे बाग में जो लगाए हुए चने थे वो भी 5-5, 6-6 क्विंटल एकड़ के हुए, 12-12, 14-14 कुंटल एकड़ का चने की फसल है। ये क्या बहाना बना रहे हैं आज? ये कहते हैं जी अंडर साइज हो गया इसलिए नहीं खरीद रहे। अगर उसका वेट बड़ा है तो अंडर साइज कैसे है? चना तो कभी 5-7 कुंटल से ज्यादा होता ही नहीं था। जब 10 क्विंटल हो गया तो फिर अंडर साइज कैसे रह जाएगा? वेट बढ़ागा तो साइज तो बड़ा ही होगा ना उसका। ये बहाना करते हैं। जिसने कुछ दो रुपए इनको दे दिए उसका खरीद दिया, नहीं दिए उसको वापस घर ले जाना पड़ेगा। तो घोटाले का तरीका ये अपनाया कि पैसे लेके और तब उसकी खरीद करता है या कोई और भी तरीका है? जो सेक्रेटरी की बात आप कर रहे थे, मैं कल एक वीडियो देख रहा था, हिसार के अंदर ही मशीन के ऊपर वेट कर रहे हैं बोरियों। थैला 50 किलो का होता है चने का ही, और उसमें किसी में 54 किलो है, किसी में 56 किलो है, किसी में 55 किलो है। तो वो चना जो किसान का ही किसी और का थोड़ा ही है। उसको तो 50 किलो के बैग का पैसा मिलना है। जो फालतू उसने वेट गया है
वो तो सेक्रेटरी मार्केट कमेटी उसके साथी मिलकर खा रहे होंगे या कोई और खा रहा होगा। ये लूट थी ये तो ये सारी मंडी में चल रहा है। इसके खिलाफ FIR है इस बात को लेकर के सेक्रेटरी के खिलाफ। लोगों ने बहुत रोष किया इसके खिलाफ, बहुत शिकायतें करी। सर MSP बढ़ा है पिछले दिनों, धान का जो है वो 53 रुपये प्रति क्विंटल MSP में मैं आपको जो एक चीज बताई थी मैंने, MSP जो बढ़ी है ये मुंह में जीरे वाली बात है। बात तो ये किसान की आय दुगनी करने की बात कर रहे थे, आमदन दुगनी करने की बात कर रहे थे, फसल के दाम दुगने करने की बात कर रहे थे। आज दुगना करने की बजाय किसान को कैसे और ठगा जाए, इसके लिए इन्होंने MSP में तो छोटी सी बढ़ोतरी करी और ये कह दिया कि किसान अपनी फसल कहीं ले जा करके बेच सकता है। किसान अगर मान लो हरियाणा का किसान पंजाब में कोई फसल बेचने जाएगा तो पंजाब में उसको उसका पूरा पैसा मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं। ये गन्ने का किसान आज जो है पानीपत का, करनाल का, सोनीपत का, जिसने यूपी में गन्ना डाल दिया पिछले 1 साल से कोई पेमेंट नहीं मिल रही, सरकार उनकी कोई मदद नहीं कर रही। ये हालत ये यहाँ मैंने विधानसभा में उठाई, यही हालत कल को आपके धान में हो जाएगी। कल को आपके यहाँ जब कोई खरीदेगा नहीं उसको तो मजबूरन वो यूपी ले जाएगा, मजबूरन वो भी कहीं। आज जैसे यूपी के लोग कणक हमारे यहाँ डाल के जाते हैं, वैसे कल हम भी कहीं मजबूर होकर डाल के आए तो फिर उस पैसे की क्या गारंटी है। कम से कम अगर यहाँ उसकी परचेज हो तो उसके पैसे की गारंटी सरकार की है नहीं है। यानी मंडी खोलने से नुकसान है किसी किसानों का, कहीं भी मंडी में लेके जाना गलत है ये बिल्कुल। चटोला साहब जहाँ पेमेंट का हमारे यहाँ हरियाणा के किसान को इसलिए नुकसान है कि राजस्थान में और आपके उत्तर प्रदेश में अभी भी मंडियां नहीं है। अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे सिर्फ आड़ती परचेज करते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भी ऐसा ही हाल है, लेकिन हमारे यहाँ तो मंडी बोर्ड है। हमारे यहाँ तो छोटे छोटे शहरों में, गांव में मंडियाँ बनी हुई है। तो हमारी फसल को तो सरकार ने MSP पे खरीदना है, सरकार ने कम से कम उसकी फसल का पैसा सुरक्षित तो है। बाहर बेचेगा तो पैसा भी नहीं मिलेगा। शुरू में वैसे तो टिप्पणी कर दी थी कि अजय सिंह को अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की शर्म होगी तो पार्टी में ज्वाइन कर देंगे, लेकिन हिसार में उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि पार्टी आइडेंटिटी खत्म होगी, इसको कुछ भी मांग के रखें, बस ये तो खत्म हो चुकी है। ये ऑफिसर स्टेटमेंट उन्होंने अभी 4-5 दिन पहले दी, आपने पढ़ी होगी। तो वो मैं आपके इसे टिप्पणी कर रहा हूँ क्योंकि आपने कह दिया कि वो पार्टी में शामिल होने वाले हैं। आप सुन कर जाओ जी, मैं इनकी बातों को कहीं कोई महत्व नहीं देता। जो आदमी अपने बाप के लिए ये भाषा बोल सके, ये कह दे, जिस किसी को शर्म लिहाज है वो तो उनके साथ है। तो शर्म लिहाज जिन्होंने घेर दी उनके ऊपर करवाना चाहते हैं। वो सच्चाई बता रहे हैं बेचारे कि हमने तो अपने बाप की भी शर्म लिहाज छोड़ दी, तो ये मान के चलो उसके बच्चे भी कल को कहेंगे बोले तू अपने बाप की छोड़ के आया, हमने भी तेरी छोड़। हाँ तो ये लड़ बजेगा। कुछ लोग तो अभी लग गए कहने जी इस बात को, कुछ लोग तो अभी कहने लग गए कि इन लोगों को इग्नोर कर रखा है, कोने में लगा दिया है, ये दूसरे की बात है। आपके पत्रकार साथी क्या कह रहे हैं ये सुन लो पहले। क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि इनको लेके लोगों में जो राय बन रही है उसको अगर हम उसकी स्टडी करें तो वही रिजल्ट आता है जो साहब करें। तो कोरोना को अब शर्मा जी से करो आप। कोरोना को लेकर लाइफ जो है अब बैक टू नॉर्मल आ रही है और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के भी काफी बातें कही गई थी, अब काफी वक्त बीत चुका है, उसको लेकर के सेशन आने दो फिर करेंगे बात इसमें सारी। मैं कोरोना पे भी बहुत खुल के सेशन में बात करूंगा और बाकी चीजें तो बहुत सारी ऐसी है जिन पे चर्चा होनी चाहिए अब की बात। तो मानसून जो सेशन है जी वो तो इन्होंने पोस्टपोन कर दिया, क्या लगता है आपको कब तक रहेंगे आगे? सेशन बुलाना पड़ेगा, सेशन बुलाना पड़ेगा, सेशन होगा। नहीं किया, पोस्टपोन नहीं किया है, तैयारी कर रही है। शर्मा जी रखे विचार जी, वर्मा जी पूछ रहे थे हम कैसा महसूस कर रहे कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ जी, तो कोई भटका हुआ रहा है और अपने घर वापस आ जाए हाँ जी, तो मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ
कि जैसे आज मेरा नया जीवन हुआ है, और 30 साल तक एक ऐसे व्यक्ति की मदद कर दिया हमने जो अपना बहुमूल्य समय उसको दे दिया। और कांग्रेस पार्टी कम से कम हरियाणा प्रदेश राज्य के अंदर तो विशेष व्यक्ति के एजेंडे पर विशेष व्यक्ति की जेब में है जी। और जो तानाशाही के सिवाय कुछ नहीं कर रहा। और मैं पिछले 6 महीने से अध्ययन कर रहा था और हर वर्ग में हर जाति में गया हूं, और उन्होंने ये कहा कि अब अगर किसान मजदूर का कोई आदमी भला कर सकता है तो मात्र एक अभय सिंह चौटाला से ही उम्मीद की किरण है। और मैं अपने भाइयों से सलाह मशवरा करके और राय लेकर और बचा हुआ जीवन भाई अभय सिंह के साथ खड़े होकर और किसान मजदूर के हितों की जो भी लड़ाई होगी बढ़ चढ़कर तन मन धन से हर बलिदान देने के लिए संकल्प लेकर आया और अपने घर वापस आया। मतलब एक तरह से आपने अल्टीमेटम दे दिया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का करीबी माना जाता था जब आप पिछले उनके साथ सरकार में था, लेकिन अब ऐसा एकदम से और बीजेपी से मोह भंग क्यों? बीजेपी मैं बताऊंगा क्यों मोह भंग हो गया। हितों की अनदेखी होगी और जिस एरिया ने तन मन धन से उनको मदद की और SCZ के नाम पर उसी से कई हजार करोड़ रुपए लूट लिए हो, और आज किसान जो विश्वेदार थे वे बेघर बना के खड़ कर दिए। आज सिर्फ और सिर्फ उम्मीद ये कर रहे हैं कि कोई राहत दिला सकता है तो चौधरी अभय सिंह दिला सकते हैं। उन्होंने तो लूट के छोड़ दिया किसानों को। नरेश जी, और 19,000 एकड़ जमीन SCZ वाले से मिली भगत करके और किसानों को लुटवाया। बड़े बड़े आश्वासन दिए थे किसानों को कि आपको यहाँ रोजगार के अवसर मिलेंगे, आपको यहाँ व्यापार के अवसर मिलेंगे, आपको यहाँ मुनीर का और दिल्ली जैसी हालत हो जाएगी, आपकी 50-50 गज के प्लाट लाखों रुपए किराए पे जाएंगे। ऐसा वहां कुछ नहीं है। और किसानों की खड़ी फसल उजाड़ी गई तो मैंने वहां जाकर रोकने के प्रयास किए। मैं DC से संपर्क किया, SP से संपर्क किया, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेरे को रात को तलब किया। मेरी कोई अनबन नहीं थी उनसे, मैं उनका सम्मान करता था। मेरे को क्या अभी रिलायंस को तो उन्होंने जमीन बेच दी, आप क्यों? मगा जी को तो जमीन बेच दी, हुड्डा को भी बेच दी, HSIDC को भी बेच दी, दिल्ली में DDA एक्वायर करती है उसको भी बेच दी। जब तक कंपनी अपना काम शुरू नहीं करती, जब तक किसान बोलते यहाँ क्या अपराध कर रहे हैं, अगर मेरे भाई बोल रहे हैं तो। और मैं जब तक रहूंगा ये जमीन बोगी और खड़ी हुई फसल को मैं नहीं उचड़ने दूंगा। और मेरा कोई विवाद नहीं था, किसान और मजदूर के बीच की लड़ाई थी, जो उनसे मिलकर मोटे तौर पर अगर इसकी चौधरी अभय सिंह मुख्यमंत्री जब प्रदेश के होंगे तो इसकी जांच जरूरी है कि कितने लाख करोड़ रुपए उसने नरेश जी सवाल ये है कि वहां से नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कोई बीजेपी में नहीं गया, ना मैंने बीजेपी ज्वाइन करी, ना मैं 1 रुपए का मेंबर। तो सपोर्ट किया हुआ आपने? मैं जब टिकट की बात चल रही थी तो हमने हमारी एक बहुत बड़ी खाप है और सर्व खाप का फैसला हुआ कि भी जिसको भी कांग्रेस पार्टी टिकट देगी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस खाप के साथ भी कपट किया और उनको आश्वासन दिया कि मैं गुड़िया में दूंगा, तुम एक मत होकर। मैं नहीं करने के लिए तैयार हूँ, किसी भी गुड़िया खाप के बेटे को आप टिकट दे दो और हम उसको जिता के लेंगे और हर कुर्बानी देंगे, बलिदान देंगे। उन्होंने वहां भी हमारे साथ छल किया और किसी थर्ड पार्टी आदमी को, वो कैंडिडेट बाहर जाके ये कहता है छोड़ा गया कि मातम हत्या कर लूंगा और इनकी बदफैली की सीढ़ियां चला दूंगा मैं, और उस आदमी को टिकट दिया जाता है दबाव के अंदर। और मैं ये नहीं कर रहा, चौधरी भूपेंद्र सिंह रास्ते से भटकी और मैं मुक्त हो गया हूँ। फिर क्या हो गया, 2 दिन बाद में उसी कांग्रेस की जय बोलने लगी। क्यों? स्वार्थ सिद्धि के लिए। किसान मजदूर के हित दिखाई नहीं देते उनको, निजी हित सर्वप्रिय है उनको। नरेश जी, बादली में एक रैली हुई थी जी मुख्यमंत्री की जी इलेक्शन के टाइम में, आप उसमें स्टेज पे थे, बीजेपी की स्टेज पे, और जो चीज उसमें सारे बादली के पूर्व, 1 सेकंड सवाल सुन लीजिए जी 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 जितनी सारी विधायक अब तक चुने गए थे वो सारे उस स्टेज पे थे, आप भी थे उसमें। तो हुड्डा साहब के लिए तो सेम जो अभी आपने बोला वो वर्डिंग थे, लेकिन जो वैसे ही के लिए बोला ना वो एज इट इज वर्डिंग आपके वहाँ पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल और ओम प्रकाश धनखड़ के लिए। बिल्कुल नहीं, मनोहर लाल, अरे सुनो, मैं खुद उस रैली में मनोहर लाल जी को तो मैं हर चैनल पे, आपके चैनल पे, इनके चैनल पे, ये सारे टीवी के माध्यम से बोल रहा हूँ। हर बार कही है कि अनुभवी मुख्यमंत्री है और प्रदेश पर भारी है, हर बार कही है, हर चैनल पर कही है, आपके चैनलों पर कही है। तो आप कह रहे बीजेपी से कोई संबंध नहीं रहा आपका? नहीं, मैं कभी ज्वाइन नहीं करी, और मैं ये भी स्पष्ट बता रहा हूँ, मैं वाकया कहा हूँ कि हम ही साहब के उम्मीदवार भटका तो कहना है आपको वहाँ पे। और गुड़िया खाप ने उसका समर्थन किया और
बीजेपी का मैंने ओम प्रकाश धनखड़ की मदद की पटका तो बनाया गया था आपको। नहीं, पटका मैंने नहीं बनाया, मैंने ये कहा मैं पार्टी ज्वाइन नहीं करना, धनखड़ का अब समर्थन आप देखो, स्पष्ट शब्दों में। अभी मैं आपको कह रहा था ना भी आने वाले समय में बहुत सारे साथी जो है हमें ज्वाइन करेंगे, हमें एक नई ऊर्जा और ताकत देंगे पार्टी को। अभी 2 साथी और जो है दक्षिण विभाग है उचाना के में चले गए थे, बड़े गाँव है। हाँ, अब वो वापिस वीर सिंह सन ऑफ राजपाल अपने पूरे परिवार के साथ आज ज्वाइन कर रहे हैं। तरसेम सन ऑफ नफे से पूरे परिवार के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। ये परिवार जो कोई अकेले नहीं है, ये बड़ी संख्या में मतलब परिवार है। अब ये फर्जी पोस्ट नहीं हो सकती, ये तो आपके सामने हो रही है। आप फर्जी है ही नहीं, तो फर्जी बात तो आपको नहीं आती। राम राम साहब, ये अपना युवा का प्रधान है जी, कर सिंटू है। हाँ जी, नाम आजकल खांसी भी आ जाए तो भी रोड़ा पड़ जाए। आपका सोशल मीडिया पे चलते ही समाचार पक्का। थोड़ा मोबाइल पीछे रख दो। ये साहब के पैसे से वापस आया, उसकी कोई बात कर थोड़ा 1 मिनट ये दोनों ही हैं, अपना दोनों नहीं। जेजेपी से क्यों लौट रहे हैं वापस? हम यही जानना चाह रहे हैं। कुछ नहीं जी, हमारा क्या करें, पहले तो हम लोग के साथ थे जी, फिर हमारे गांव के नंबरदार थे, उसके लड़के गहने साथ में जेजेपी में गए जी। वो जो हमारे काम की मांग थी, रोक थी, वहाँ पर हमारा कोई काम नहीं हुआ जी, कोई हमारा फोन नहीं उठाया गया जी। हम इसलिए दोबारा फिर नल्लो में ज्वाइन कर दिया। फोन नहीं उठाया गया? हाँ जी, जैसे कहा नंबरदार था जी, कोई भी काम पड़ा कोई फोन उठाते नहीं जी, उनके कहने पर हम उनके साथ गए थे। तो नंबरदार से नाराजगी है? नंबरदार से भी, जो दुष्यंत जी से भी है, वो बात नहीं करते, जो आंदे नंदे नमस्कार भी नहीं देते जी। कितनी बार नमस्कार दिए? ड्राइवर भी आए हैं जी, काम में ड्राइवर नमस्कार करिए जी, तो सारी नमस्कार इधर दे दो। इधर दे दीजिए।